नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे और आज भी हमें क्षेत्र के विषय पर ही वार्ता करने वाले हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बजरंग सारण की, उसके बाद में लाइव आए विधायक बलवान पूनिया और किसानों का मुद्दा था, फसल बीमा क्लेम का विषय था और उस विषय पर क्या बजरंग सारण ने कहा, किस प्रकार से बलवान पूनिया ने बजरंग सारण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में लाइव आकर क्षेत्र के किसानों को संबोधित किया, उसके विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आज भी हमें बादरा आसपास सहित देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट भी आपको बताएंगे। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में भी बताएंगे। और शुरुआत करते हैं दोस्तों, आज 27 मई को क्या विशेष दिवस है, तो इसके साथ ही प्रसिद्ध इतिहासकार विपिन चंद्र का दोस्तों आज ही के दिन जन्म हुआ था 1928 को। और नितिन गडकरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स में शुमार है, उनका नाम, उनका भी जन्म 1957 को आज ही के दिन 27 मई को हुआ था। और दोस्तों, महान क्रिकेटर रवि शास्त्री का भी जन्म 1962 में आज ही के दिन हुआ था। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का दोस्तों आज के दिन निधन हुआ था 1964 को। उनकी पुण्यतिथि देश भर में मनाई जा रही है। और 1857 में आज के दिन कॉपीराइट बिल पारित हुआ था दोस्तों। और इसी के साथ ही आज जो दिवस मनाया जाता है वो है खिलाफत दिवस। दोस्तों, खिलाफत दिवस 1919 से मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत भारतीय मुसलमानों ने की थी। और उद्देश्य था जो तुर्की में इस्लाम के खलीफा अर्थात सुल्तान की गद्दी है, जो साम्राज्य है, उसको बचाना है, ये प्रमुख उद्देश्य था। और सभाओं में सर्वप्रथम गांधी जी ने भी आकर भाषण दिए थे। और जो 23 नवंबर 1919 को जो अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने स्वयं की थी। तो दोस्तों, ये आज के दिन खिलाफत दिवस मनाया जाता है, जो कि विशेषकर मुसलमानों के लिए मनाया जा रहा है। तो इसके साथ ही दोस्तों, बादरा आसपास खबरों सहित मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी आपको देंगे। और शुरुआत करते हैं दोस्तों, उप स्वास्थ्य केंद्रों पर दोस्तों कल भी औचक निरीक्षण किया चिकित्सा अधिकारी मंजीत डाका द्वारा और उनके साथ उनकी टीम थी। दोस्तों, उद्देश्य था जो सरकारी योजनाएं हैं उनकी भी जानकारी देना और जो वर्तमान में जो कार्य चल रहे हैं उनकी विस्तार से जानकारी देना और औचक निरीक्षण के माध्यम से जनता को वो सुविधाएं प्रदान करना जो सुविधाएं जनता को, देहात क्षेत्र की जनता को मिल नहीं पा रही है। क्योंकि दोस्तों, कल भी जब औचक निरीक्षण किया गया तो पूर्व की भांति पूर्व में भी इस प्रकार से ताले लगे हुए मिले थे कुछ उप स्वास्थ्य केंद्रों पर, और कल भी मिले। चौबारा और शिवदानपुरा में ताले लगे मिले दोस्तों। उनको नोटिस दिया गया है, विशेष रूप से उनको आगे उपस्थित होने के लिए भी कहा गया है। और मंजीत डाका ने कहा कि ऐसे औचक निरीक्षण आगे भी हम जारी रखेंगे ताकि जनता को सुविधा मिले, फैसिलिटी मिले और जनता को हक है कि वो उनके गांव में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाकर अपना इलाज भी करवाए। इसके साथ ही दोस्तों, मोतीपुरावास में कल एक जागरण होने जा रहा है सन्नी मंदिर में। और इस जागरण आत्माराम भार्गव जो पुजारी है उन्होंने बताया कि माफ़ कीजिएगा 29 मई को ये जागरण होगा और 30 मई को हवन के साथ इसका समापन होगा, प्रसाद वितरण किया जाएगा और हवन यज्ञ मंत्रोच्चारण के साथ जो है वो संपन्न होगा। तो 29 मई की रात्रि को मोतीपुरा में सन्नी मंदिर जो है वहाँ विशाल जागरण लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य खबरों की ओर रुख करें तो एक बार फिर राजस्थान में दोस्तों पूरे देश में 57 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। उनके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, 10 जून को चुनाव होने हैं। तो एक बार फिर बादरा विधायक की वैल्यू बढ़ने वाली है दोस्तों, क्योंकि बादरा विधायक सीपीएम से और सीपीएम के राजस्थान में 2 उम्मीदवार जीत कर आए हुए हैं। और कुल मिला के बाद कांग्रेस के पास बहुमत है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ बहुमत का नहीं है दोस्तों। राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उनमें एक राज्यसभा का मेंबर बनवाने के लिए 41 विधायकों के वोट की आवश्यकता होती है। और इस लिहाज से कांग्रेस यहाँ 3 उम्मीदवार अपने तैयार करने पर तैयारियां कर रही है और भारतीय जनता पार्टी 71 सीटें हैं और एक उनका इजीली बन सकता है, लेकिन वो 2
उम्मीदवार खड़े करना चाहती है। तो इस प्रकार से फिर एक बार कॉन्ट्रास्ट हो गया और इसको लेकर हमने पहले भी आपको बताया था कि बाड़ाबंदी राजस्थान में अब तक 5 बार हो चुकी है और इस बार लगता है कि 6ठी बार भी बाड़ाबंदी ज़रूर होगी, क्योंकि कांग्रेस के पास 108 मेंबर है दोस्तों और भाजपा के पास 71 है और इसके अलावा 13 निर्दलीय, आरएलपी के भी 3 हैं और सीपीएम के 2 है और बीटीपी के 2 है, एक अन्य है। तो ये स्थिति है, 21 लगभग भाजपा और कांग्रेस से अलग है। अब अगर बात करें कांग्रेस के साथ कौन है, तो दोस्तों लगभग सभी जो 13 के 13 निर्दलीय है वो कांग्रेस के साथ सरकार में सत्ता का सुख भोग रहे हैं। तो 108 और 13 और प्लस 2 और है कांग्रेस के पास, तो 123 चाहिए उनको 3 सदस्य जिताने के लिए और उनके पास एक सुभाष गर्ग जो कि बीटीपी का मेंबर है दोस्तों, उनकी सीट से, उनकी टिकट से जीता था, लेकिन सरकार, राज्य सरकार में मंत्री के पद पर है, तो वो वोट संभवतः कांग्रेस को ही देंगे। इसके एक वोट से बढ़ने से 124 कांग्रेस की संख्या होती है, तो 3 उनके आराम से राज्यसभा के जो सदस्य है वो बन सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना हम आपको आंकड़े बता रहे हैं दोस्तों, इसका हम विस्तार से आपको बताएंगे। और कांग्रेस के पास 124 है, तो इस लिहाज से 3 वो अपने बना सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास 71 है संख्या और 41 अगर मिलाएं तो 82 की दरकार होती है, तो 11 मेंबर उनके कम पड़ते हैं और 5 अलग से जो कांग्रेस को समर्थन नहीं दे रहे हैं वो विधायक अन्य पार्टियों के, बीटीपी के वो मौजूद है। आरएलपी के उन्होंने घोषणा की है कि हम ना भाजपा को समर्थन देंगे ना कांग्रेस को समर्थन देंगे। तो ऐसे अगर ये 5 के 5 भाजपा को समर्थन दे भी देते हैं तो उसके अलावा भी भाजपा को 6 और चाहिएंगे, तो क्या यहाँ खरीद फरोख्त होगी? तो क्या यहाँ फिर से बाड़ाबंदी और वही चीज़ें देखने को मिलेगी जो पूर्व में राजस्थान में देखी गई थी? इसके ऊपर हम विस्तार से दोस्तों बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि स्थिति बड़ी जटिल है, पेचीदा है और कांग्रेस में फूट का लाभ यहाँ भाजपा को मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस के पास जिस प्रकार से दावेदारियाँ हैं और कांग्रेस के पास बहुमत का आंकड़ा है 124 का, उससे नहीं लगता। लेकिन दोस्तों स्थितियाँ ऐसी है कि दावेदारियों पर भी निर्भरता है, क्योंकि आदिवासी और गैर आदिवासी पर भी कांग्रेस में फूट नज़र आती है और एक विधायक ने तो इसको लेकर इस्तीफा भी अशोक गहलोत को दिया था। और रघुवीर मीणा एक ये मेंबर है, ये भी कांग्रेस की तरफ से खड़े हो सकते हैं। संजय गुज्जर है, भंवर जितेंद्र सिंह है और इसके अलावा धर्मेंद्र राठौड़ हैं, तो 2 राठौड़ हो गए। और केंद्र सरकार की वो पार्टी जो है कि केंद्र में बैठे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनके कुछ नेता भी राजस्थान से राज्यसभा की सीट पर जीत कर राज्यसभा में जाए। तो ऐसे में प्रियंका गांधी स्वयं और अविनाश पांडे, गुलाब नबी आज़ाद और रणजीत दीप जो सुरजेवाला है दोस्तों, उनका प्रवक्ता है, ये 4 नाम केंद्र से थोपे जा सकते हैं। तो अगर ये 4 नाम थोपे तो 3 ही जीत कर जाने हैं, फिर राजस्थान वालों का क्या होगा? तो दोस्तों ऐसे में घमासान होना तय है और भाजपा यहाँ क्या कार्ड खेल सकती है। और दोस्तों जो सचिन पायलट के विधायक हैं उनका क्या रुख रहेगा, और अगर कहीं गुज्जर कार्ड भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी खेलती है तो उसके बाद में क्या होगा, ये देखने वाली स्थिति है। और इसी के चलते यहाँ स्थिति जो है कुछ क्रिटिकल और पेचीदा बन जाती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आज 4 साल जेल की सजा हो गई है और 50 लाख का जुर्माना हुआ है। 4 उनकी संपत्तियां जब्त होगी, जबकि टीचर्स भर्ती घोटाले में वो पहले ही 10 साल की सजा जो है वो काट रही है। इसके अलावा दोस्तों ज्ञानवापी मामले में एक और याचिका हिंदू पक्ष की तरफ से दायर की गई और इस याचिका पर सुनवाई जो है वो आज हुई और कल भी सुनवाई होगी। सुनवाई अब दोस्तों लगातार चल रही है। ज्ञानवापी मामले में जितनी याचिकाएं हैं, जितने प्रकरण हैं, उनका निपटारा जो है वो जल्द से जल्द उनको 8 हफ्ते
तक लगभग करना है। तो 1 सप्ताह होने को है, 7 सप्ताह अभी भी बाकी है। तो जो दोस्तों याचिका नई लगी है उसमें दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है कि अंदर जो रंग रोगन किया गया और जो शिवलिंग के अंदर 63 इंच तक एक जो सुराग किया गया और इस प्रकार से जो है वो मंदिर के स्वरूप को छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है, उसको फोड़ने की तोड़ने की कोशिश की गई है, जो कि 1991 एक्ट का खुला उल्लंघन है, जो कि नरसिम्हा राव के समय में दोस्तों मना था। और 15 अगस्त 1947 से पहले जितने भी जो मंदिर थे उनका जो करैक्टर था उसमें किसी प्रकार से उसको बदला नहीं जा सकता, इस प्रकार के उसमें प्रावधान है। हमने आपको 1-2 दिन पहले भी बताया था। तो इस प्रकार से एक याचिका दायर हुई है और दोस्तों ये सवाल बहुत बड़ा बनकर उभर रहा है पूरे देश में। जिस प्रकार से राजस्थान में भी अब अजमेर की ख्वाजा गरीब शरीफ जो दरगाह है दोस्तों, उसके ऊपर भी अब जो है महाराणा प्रताप सेना के लोगों ने याचिका दी है। एक पत्र लिखा है दोस्तों मुख्यमंत्री को और एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को और मांग की गई है कि मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनी है इसका भी सर्वे किया जाए। तो इसका सतीश पूनिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष है, उनकी तरफ से भी बयान आया कि मुगलों ने जो दबाया था वो निकलने लगा है। तो इसकी जो जांच है, सर्वे है, वो निष्पक्षता से होना चाहिए, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। और पहले जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का जो सिलसिला एक बार मुगलों द्वारा प्रारंभ किया गया था ये उसकी परिणति है। और इसमें अगर कोई जांच होती है तो इसमें कतई कोई हर्ज की बात नहीं है। तो सतीश पूनिया ने भी एक तरीके से इसको हवा दी है। और इसके अलावा दोस्तों लखनऊ की भी एक मस्जिद का विवाद अब सामने आ गया है और उसको भी मस्जिद को भी लक्ष्मण टीला कहकर बुलाया जाता है, क्योंकि टीला वाली मस्जिद के नाम से ये मशहूर है और पहाड़ी के ऊपर है। तो इसको भी लक्ष्मण टीले के नाम से बताया जा रहा है और हिंदू पक्षकारों द्वारा ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं। तो दोस्तों एक एक करके रह रह के आजकल हाई कोर्टों में और सिविल कोर्टों में इस प्रकार की याचिकाओं की बाढ़ आई हुई है। तो क्या दोस्तों इसको लेकर क्या देश का माहौल आगे खराब होने वाला है? दोस्तों बहुत बड़े ये सवाल है। और क्या मुगलों द्वारा जो चीज़ें दबा दी गई थी वो अब एक एक करके निकल कर बाहर आ रही है? ये बहुत बड़े सवाल है। क्या अदालतें बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रही है? देश की सुप्रीम कोर्ट, देश की हाई कोर्ट क्या सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है? और उनके ऊपर देश में निष्पक्षता बनाए रखना और सर्वधर्म के सम्मान स्वरूप को बरकरार रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती का सामना अदालतों को करना पड़ रहा है। दोस्तों अदालतें किसी भावना से या किसी धर्म विशेष से नहीं चलती है, ये संविधान से चलती है और इस संविधान में जो धाराएं एक्ट बने हुए हैं उनके अनुसार ही उसमें कार्रवाई होती है, इसमें कतई कोई संदेह नहीं। और हमारा देश जो है वो संविधान से चलने वाला ही देश है और आगे भी संविधान से ही चलेगा। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार की स्थितियां देश में उत्पन्न हो रही है उसको लेकर तरह तरह की चर्चा, तरह तरह के सवाल अब उठने लगे हैं और आए दिन ऐसे लेखकों के लेख भी आने लगे और टीवी डिबेट भी दोस्तों इस प्रकार की रोज़ाना आप देखने लगे हैं। तो ऐसे मामले में क्या होगा आगे और किस प्रकार से, क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है कि सभी मुस्लिम हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखते हुए जिस प्रकार की जो मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई वो उनको सौंपे, या इस प्रकार का समझौता, और जो मस्जिद को तोड़कर मंदिर बने हैं वो हिंदू समाज के लोग जो है वो मुस्लिम समाज को सौंपे, क्या इस प्रकार का भाईचारा कायम रह सकता है? दोस्तों इसकी गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति आजकल देश में और हर जगह होने लगी है उस राजनीति के चलते माहौल जो है वो गर्म हो रहा है। और ऐसे में अब भी दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जो आग में घी डालने का काम इसमें कर रहे हैं। तो
पीएफआई है जो उनका जो बयान आया है दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक प्रकार से भड़काने वाला बयान आया था कि आप सभी जगह मुसलमान जो है वो इस प्रकार से मस्जिदों को जो मंदिर होने का दावा किया जा रहा है वहाँ आप खुलकर इसका विरोध करें, और इस प्रकार के बयान आ रहे हैं। तो दोस्तों अदालतें बनी हैं और संविधान के साथ देश चल रहा है, और वहाँ अदालतों में दोनों ही पक्षों की बातें सुनी जाती है, तो ये बहुत अहम हो जाता है। और दोनों ही पक्षों की बातें जब सुनी जाती है और वहाँ जब न्याय मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, तो क्यों इस प्रकार की बयानबाजियाँ एक दूसरे पक्षकार के लोग करते हैं, और एक दूसरे धर्म के लोगों को नहीं करनी चाहिए और देखना चाहिए, कोर्ट पर विश्वास रखना चाहिए। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जैसी सर्वोच्च संस्था हमारे देश में अभी भी है, और उनका फैसला जो है एक प्रकार से कानून बनता है, अपने आप में कानून होता है। तो कुल मिला के दोस्तों ये स्थितियां चल रही है देश में जो अच्छी तो कतई नहीं कही जा सकती, लेकिन इनका निपटारा होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर अभी भी इनको दबा कर रख दिया गया तो भविष्य में फिर ये किसी ज्वलनशील पदार्थ की तरह उभर कर सामने आएगी, और उसमें विस्फोट होने का पूरा चांस और पूरी संभावनाएं बनी रहती है। तो विवाद जहाँ तक हो उनको टाले जाना बेहतर होता है। और विवाद जो डर दोस्तों कहते हैं बड़े बुजुर्ग, जब कहावतें बनी थी तो उसमें एक कहावत ये भी है कि डर जो होता है, डर के पास जाने से उस डर का खौफ जो है, डर जो है वो कम होगा, और डर से दूर भागने से डर और ज़्यादा आपको डराएगा। तो क्या ऐसे मामलों का कोर्ट में एक एक करके निस्तारण होना अति आवश्यक नहीं है? दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल हैं, इन सवालों के जवाब हम आप पर ही छोड़ते हैं, और आप ही विचार कीजिएगा किस प्रकार से इस देश की आगे दिशा और दशा तय होने वाली है। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर इस बाबत आप बताइएगा, और जल्दी से हम दोस्तों अब बात करते हैं उस विषय की जिस विषय को हमने शुरू किया था। उसके बाद में जल्दी से मौसम का मिजाज और मंडियों के भाव भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बजरंग सहारण की। दोस्तों बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु वहाँ पहुँचे थे और उनके सवालों के जवाब दिए, और उन्होंने बीमा का मसला उठाया था, जिस प्रकार से मलसीसर और बोझला के 2020-21 के बीमा क्लेम को कंपनियों ने रोका हुआ है, और विभिन्न तरह की अड़चनें एक प्रकार से उसमें बताई जा रही है। तो उसको लेकर बजरंग सहारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार के साथ बताया था, और 5,000 बीमा धारकों के बीमा क्लेम को निरस्त करने की बात दोस्तों सामने आई। क्या ये बहुत बड़ा घोटाला था? ये क्या बहुत बड़ा गमन है? क्या क्षेत्र के किसानों के साथ ये बहुत बड़ी जालसाजी हो रही है? इसको लेकर बजरंग सहारण ने बहुत अच्छा मैटर उठाया था, मामला उठाया था दोस्तों, और बहुत से पत्रकारों ने उनसे सवाल जवाब भी किए। उन सभी सवालों के जवाब भी बजरंग सहारण ने दिए। लेकिन इस सारे घटनाक्रम का और इस बातों का सीधा असर दोस्तों क्षेत्र के विधायक बलवान पूनिया पर हुआ, क्योंकि सबसे बड़े हमारे वो जनप्रतिनिधि है, और उनका दायित्व है कि इस प्रकार की अगर कोई बातें हैं, किसानों में भ्रम की स्थिति है, या किसानों को बरगलाया जा रहा है, या किसी प्रकार से किसानों का कोई अहित हो रहा है और सरकार द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, तो इसका जवाब विधायक बलवान पूनिया आगे आकर दे। और जिस प्रकार से बलवान पूनिया ने फसल बीमा क्लेम को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे और अपनी पीठ भी थपथपाई थी कि मैंने सबसे ज़्यादा यहाँ बीमा क्लेम दिलाकर भादरा कस्बे के लोगों को, भादरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा कारनामा किया है। इस प्रकार की बातें जो बताई थी तो कही थी, तो उसको लेकर दोस्तों अब इन समस्याओं के समाधान को भी लेकर आगे आना था। और वो लाइव आए भी 46 मिनट तक वो फेसबुक से लाइव रहे और एक एक बातों पर विस्तार से बातें भी की। और दोस्तों ज़्यादातर तो उन्होंने जो लाइव आते हैं और उस समय जो फेसबुक पर उनके समर्थकों के, उनके लोगों के कमेंट्स आते हैं, कहाँ सड़क नहीं है, कहाँ क्या है, दोस्तों समस्याओं का अंबार है इस विधानसभा में, और लोगों द्वारा जो है सड़कों की और कहाँ कहाँ किस प्रकार की समस्याएं थी उनकी समस्या उठा रहे थे, और उनके साथ साथ में जवाब भी दे रहे थे, और जवाब दे रहे थे, बीमा क्लेम पर भी बोल रहे थे। और बीमा क्लेम पर जिस प्रकार से विधायक बलवान पूनिया ने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, और जिस प्रकार से जो 61 लोगों को
सम्मन जारी किए थे उनमें बलवान पूनिया ने एक बड़ी बात कही कि उनमें फ्रॉड कोई नहीं है, फ्रॉड के नाम उनमें नहीं थे, फ्रॉड थे उनके नाम अभी भी बाकी है। और कुछ लोगों के एफआईआर के नाम भी बताए, 4-5 एफआईआर भी बताई मोतीपुरा सहित कई गांवों की, और उनके नाम भी बताए कि इन्होंने मेरे पास आए और इन्होंने इस प्रकार से छल कपट होने की और बीमा क्लेम नहीं मिलने की बात कही, और मैंने इनके मुकदमे भी दर्ज करवाए और कहा भी। उसके बाद में ये लोग समझौता कर गए और उनको साफ साफ विधायक बलवान पूनिया ने चेतावनी भी दी कि ये सरकार का मामला है, सरकार का पैसा एक प्रकार से गबन हुआ है, आप आपस में दोनों पार्टी मिलकर समझौता कर सकते हैं, लेकिन सरकार किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी और सरकार अपनी जो राशि है वो निकला के छोड़ेगी, और मैं भी ऐसे लोगों को आगे लाकर रहूँगा। तो इस प्रकार की चेतावनी भी विधायक बलवान पूनिया ने दी। और फ्रॉड के ऊपर जो उनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि बोझला मलसीसर के लोगों को उन्होंने फ्रॉड बोला है, उसमें उन्होंने कहा कि जो किसान गलत थे, जिस प्रकार से गलत डॉक्यूमेंट्स पेश करके और गलत प्रकार से बीमा उठाया है, मैंने उनके लिए बोला है। और बीमा क्लेम के लिए इस बात पर भी बलवान पूनिया ने ये कहा कि मुझ पर यह आरोप लगाया कि मैंने बीमा क्लेम जिसका नहीं आया उसका मैंने देने की बात कही। तो उन्होंने मजाक में कहा कि मैं तो सीधा साधा जाट हूँ और इस प्रकार से बोल देता हूँ और अपने ऊपर ले लेता हूँ, मैंने ईमानदारी से इस बात को कहा था और ये मेरी एक प्रकार से आदत हैबिट है, तो मेरा उद्देश्य ये नहीं था। फिर अपना रोना रोते हैं और एक प्रकार से बौखलाए हुए भी थे और अपनी सैलरी भी बार बार बताते हैं और गाड़ियाँ जो खरीदी उनकी किस्तों के बारे में भी बताते हैं, सारे प्रकरण के बारे में बताते हैं। चंदा के ऊपर भी बोले आज कि हाँ मैं चंदा लेता हूँ, बड़ी बड़ी पार्टियाँ चंदा ले रही है। और भारतीय जनता पार्टी अमित शाह कितना बड़ा चंदा लेकर पूरे देश में एक प्रकार से उनके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाए जाते, मेरे ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाए जाते हैं। तो दोस्तों ये इसके ऊपर उनको अक्सर क्षेत्र में विपक्ष के जितने भी नेता है, बलवान पूनिया को सबसे बड़ा जो चंदा लेने वाला एक प्रकार से कहा जाता है और चंदे का आरोप जो है उनके ऊपर लगता है और उसकी पारदर्शिता के साथ उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, कहाँ से कितना आया इसका भी आरोप लगता है। तो कुल मिला के बलवान पूनिया ने प्रयास तो किया लेकिन उन बातों को नहीं छुआ जो मुख्य मुद्दा थे और जो किसानों के अंदर भीतर सवाल थे और ऐसे सवाल थे जिन सवालों का जवाब किसानों को आज भी नहीं मिला और बलवान पूनिया के 46 मिनट के लाइव में भी नहीं मिला। तो दोस्तों ऐसे किसान कहाँ जाए और किसानों की जो समस्या थी उन किसानों की समस्याओं का समाधान फिर कैसे होगा। तो कुल मिला के ये परिस्थितियां रही और बलवान पूनिया बजरंग सारण का एक प्रकार से जवाब देने के लिए तुरंत लाइव आए। तो क्या कहीं ना कहीं ये मानकर चला जाए कि बजरंग सारण जो अपने रास्ते पे चल रहे हैं, जिस मार्ग पर चल रहे हैं और जिस विपक्ष की भूमिका वो क्षेत्र में निभाने का प्रयास कर रहे हैं वो उनके प्रयास सार्थक है? क्या किसी सत्तासीन विधायक को इस प्रकार से बाध्य कर देना कि वो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद लाइव आकर इस मामले पर अपना वक्तव्य दे, जनता से बात करे, किसानों से बात करे और उनको ऐसा लगे अगर बात नहीं की तो कहीं ना कहीं देर नहीं हो जाए। तो दोस्तों लगता है देर होने वाली है और देर हो रही है और गाँव में जिस प्रकार का माहौल बलवान पूनिया के लिए बन रहा है ये बहुत बड़ी चुनौती बलवान पूनिया के लिए है। और जिस प्रकार से 82,204 वोट उनको मिले थे वो वोट सहज कर सजो कर वो नहीं रख पा रहे हैं और बहुत से लोग उनसे नाराज़ होकर छिटक कर दूर जा रहे हैं। और जिन गाँव में उनको लाखों रुपए की माला पहनाई थी आज उन गाँव में उनकी सभाओं में उतनी भीड़ नहीं होती है और उन्हीं गाँव में कुछ गाँव में उनका विरोध भी बहुत से लोगों द्वारा देखा जा रहा है। तो इस प्रकार का विरोध मुखर होना भी बलवान पूनिया के लिए बड़ी चुनौती है और उनको पत्रकारों का भी सामना करना चाहिए। जिस प्रकार से वो कटाक्ष करते हैं मैं तो कहता हूँ उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर करनी चाहिए और सभी सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से वो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट मानते हैं और इतना आत्मविश्वास उनमें है कि वो हर सवाल का जवाब
जवाब बड़ी कुशलता के साथ दे सकते हैं। तो विधानसभा में जिस प्रकार से बोलते हैं, हमें भी गर्व है, हमारा विधायक जो है विधानसभा में बड़ी बुलंद आवाज़ के साथ आवाज़ बुलंद करता है और क्षेत्र के काम भी करवाता है और काम अच्छे करवा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं हमारा विधायक। दोस्तों ये हम सबको गर्व भी होना चाहिए, लेकिन हमारा विधायक जनता की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा भी उतरना चाहिए और ऐसी कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो उनको वो लांग कर कूद कर आगे जाए और उनको उन समस्याओं को, उन बाधाओं को, उन जो ब्रिज के रूप में, पुल के रूप में और उनके आगे एक अवरोधक के रूप में जो बाधाएं पड़ी है, उन बाधाओं को उठाकर साइड में करने की बजाय उनके ऊपर कूद कर जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करना उनके लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध होगा। बलवान पूनिया को बिंदुवार समस्याओं के ऊपर बात करनी होगी और दोस्तों क्षेत्र के जो प्रमुख विपक्षी दल हैं उनका भी दायित्व है कि वो क्षेत्र की जनता की आवाज़ जो है पूरी मुखरता के साथ बुलंद करे और क्षेत्र के किसान जो है वो बीमा क्लेम को लेकर त्राई कर रहे हैं। और दोस्तों पानी को लेकर उन्होंने बताया कि 93 करोड़ की मैं पेयजल स्कीम लेकर आ रहा हूँ, बलवान पूनिया ने कहा। लेकिन दोस्तों उनका क्या, जो हर गांव की डिग्गियाँ आज सूनी पड़ी है, खाली पड़ी है, ऐसी फोटोएं सोशल मीडिया पर लोग आजकल डालने लगे हैं कि ये देखिए इस गांव की, फलां गांव की डिग्गी है। तो दोस्तों ऐसे में पशुओं के लिए पानी है नहीं, पेयजल के लिए वो 1.5 साल में, 1.25 साल में क्या क्या करेंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं बलवान पूनिया अब बहुत जल्दबाजी में नज़र आने लगे और पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि 3.5 साल तक उन्होंने वो काम नहीं किए जो उनको करने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने काम अच्छे किए, इसका हम एक बार फिर से उनको बधाई देंगे, क्योंकि काम की संख्या दोस्तों उनकी अच्छी है। और जिस प्रकार से संजीव बेनीवाल ने 2013 में काम किए, उसी प्रकार से बलवान पूनिया ने काम किए और विधानसभा में जिस प्रकार से संजीव बेनीवाल ने आवाज़ बुलंद की क्षेत्र के लोगों के लिए, उसी प्रकार से आवाज़ बुलंद ये भी कर रहे हैं। लेकिन संजीव बेनीवाल के सवालों का रिकॉर्ड क्या तोड़ पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आगे भी इस प्रकार की समीक्षा हम करते रहेंगे। नेताओं का परस्पर कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन किसको मात दे रहा है, कौन किससे आगे जा रहा है, इस प्रकार की सारी समीक्षाएं जो है हम आगे करते रहेंगे। तो दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। अब जल्दी से हम मंडियों के भाव आपको बता देते हैं। बादरा से शुरुआत करते हैं। सरसों के भाव दोस्तों बादरा में 6300 रुपये प्रति कुंटल रहे और ग्वार के भाव 5515 रहे। नौर में सरसों के भाव 6450, चना के भाव 4525, ग्वार के भाव 5755 और गेहूं के भाव 2175 और जौ के भाव 2341 रुपये प्रति कुंटल रहे। आबोर मंडी में दोस्तों नरमा रहा 12,560 रुपये प्रति कुंटल, जबकि सरसों रही 6300 और गेहूं की बोली अधिकतम लगी 2,035 रुपये। और सूरतगढ़ मंडी में ग्वार दोस्तों 5546, मूंग 5780 और नरमा 11,000, बाजरी के भाव 1980, सरसों के भाव 6613, चना के भाव 4500, जौ के भाव 2611, गेहूं के भाव 2370, तारामीरा के भाव 5320 रुपये प्रति कुंटल है। जबकि सरसा मंडी में नरमा 11,800 रुपये, सरसों 6450 रुपये। आदमपुर मंडी में नरमा 12,700 और सरसों के भाव 6517 रहे। जबकि सादुलपुर मंडी में ग्वार 5880 रुपये, चना 4575 रुपये, मूंग के भाव 5700, मोट के भाव 6700, जबकि सरसों के भाव 6350 रुपये प्रति कुंटल रहे। और एलनाबाद मंडी में नरमा दोस्तों 11,800, सरसों के भाव 6600, संगरिया मंडी में सरसों के भाव 6355 रुपये प्रति कुंटल रहे। दोस्तों केसरी सिंहपुर मंडी में सरसों के भाव 6370 रहे और रावतसर मंडी में सरसों के भाव रहे 6321 रुपये प्रति कुंटल, ग्वार के भाव रहे 5615, जबकि मोट के भाव 6881 और तिल के भाव 10,901 रुपये प्रति कुंटल रहे। और आज का मौसम अगर हम आपको बताएं तो दोस्तों 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर आज रहा। दिन भर बादल भी छाए रहे, परिवर्तनशील मेघ भी आज दिखाई दिए और कहीं कहीं आसपास बूंदाबांदी की भी सूचनाएं हमारे पास आई। लेकिन भादरा में बूंदाबांदी या बरसात नहीं हुई जैसी कि संभावनाएं थी। लेकिन रात्रि को दोस्तों 2.7 mm तक बरसात की चेतावनी मौसम विभाग की है। तो आज रात्रि को ज़रूर ये परिवर्तनशील मेघ और जो आपको दिखाई दे रही है और जो हवा आपको चलती हुई दिखाई दे रही है, ये हवा भी बढ़कर 14 से 29
किलोमीटर की रफ्तार से रात्रि को चलने वाली है। तो आज रात्रि को कुछ हल्की बरसात बूंदाबांदी हो सकती है। 28 मई को कल क्या रहेगा मौसम, 32 से 40 डिग्री टेम्परेचर रहेगा दिन में, और दोपहर को 42 से 45 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। तो कल इस महीने का फिर एक बार अधिकतम टेम्परेचर रहेगा, और 38 से 45 ही कल देर शाम तक रहेगा, और 4 से 7 और शाम को देर शाम को 20% ही बादल छाए रहेंगे, और 14 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। दोस्तों यही रीज़न है कि जो परिवर्तनशील मेघ है वो कहीं ना कहीं चक्रवात में नहीं बदल पा रहे हैं, तो इसलिए बरसात की संभावना कल बिल्कुल भी नहीं है, और जैसे जैसे तेज़ हवाएं चलेगी बरसात की संभावनाएं क्षीण होती जाएगी। तो रात्रि को भी 33 से 35 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 25 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, 15-16% ही बादल छाए रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे हाजिर होंगे और नई समीक्षा के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।